अगर आप बिहार डीएलएड या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं ये पॉकेट जीके है जो कि सामान्य ज्ञान है। ये बुक बहुत ही अच्छा है, खान सर का ये बुक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय सूची है जो कि आप यहाँ पे प्राचीन भारत से 4 वीडियो बन चुका है और आधुनिक भारत से 1 वीडियो बन चुका है। और आज का हमारा टॉपिक है, यहाँ आप देख सकते हैं, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। और इसके पहले आधुनिक भारत से 1 वीडियो बन चुका है, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर उसे देखें। और प्राचीन भारत से भी वीडियो बन चुका है। अगर आप चाहते हैं हमारा एग्ज़ाम एक ही बार में निकले तो आप जितना हो सके आप उसे रिवीजन करें। तो चलिए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत से यहाँ तक हमारा 1 वीडियो हो चुका है कंप्लीट, जो कि अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और किसी न किसी एक को आप शेयर करें, जितना हो सके आप शेयर करें। चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो कि 1757 से 1760 ईस्वी एवं पुनः 1765 से 1767 ईस्वी और 1743 में भारत आया। क्लाइव ने बंगाल में दैत्य शासन की व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। हालांकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। किसके हाथों में? तो ये नवाब के हाथों में थी। 1751 ईस्वी में सीन ऑफ ऑकॉट की युद्ध घेराबंदी में अंग्रेज विजयी रहे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। यहाँ पे वीवीआई है। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की क्या हुई? तो प्रथम संधि हुई। आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी के तहत कंपनी के संरक्षण में लिया। 1765 ईस्वी में बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी। क्लाइव द्वारा बंगाल के समस्त क्षेत्र हेतु 2 उप दीवान मोहम्मद राजा खां बंगाल के लिए और राजा शिताब राय बिहार के लिए क्या हुआ? तो नियुक्त किए गए। अन्य गवर्नर वेरलास्ट जो कि 1767 से यहाँ पे 1769 ईस्वी, कटियर जो कि 1769 से 72 ईस्वी, वारेन हेस्टिंग जो कि 1772 से 1764 ईस्वी। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब से अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास और मुंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग जो कि 1774 से 1785 ईस्वी भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल हुए। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1773 ईस्वी में बनारस की संधि हुई। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। 1785 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग या कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया तथा अपनी कार्य कुशलता के कारण ही कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग जो कि 1774 से 85 ईस्वी, वारेन हेस्टिंग ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता में स्थापित किया एवं 1772 में प्रत्येक जिले
में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों को स्थापित किया। वारेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा कोलकाता में स्थापित किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 1781 में मुस्लिम शिक्षा के लिए विकास के लिए प्रथम मदरसा कहाँ, तो कलकत्ता में स्थापित किया गया। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। इसी के समय 1782 ईस्वी में जो नाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत विद्यालय स्थापित किया। हॉस्टिंग ने विलियम विल्किंस चार्ल्स गीता के अंग्रेजी अनुवादकार को आश्रय प्रदान किया। इसी दौरान सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर रोक लगवा दी। इसी की समय अवधि में 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाश हुआ। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। द बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1774 के अंतर्गत कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका अधिकार क्षेत्र केवल कलकत्ता तक था। इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ था, तो केवल कोलकाता तक। किंतु कोलकाता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्षों में सहमति हो। दोनों पक्षों में क्या हो, तो सहमति हो। दोनों पक्षों में क्या हो, तो सहमति हो। हेस्टिंग्स ने नंद कुमार बंगाली ब्राह्मण पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी। 1774 में भारत के पहले डाकघर की स्थापना हुई। 1774 में भारत के पहले डाकघर की स्थापना हुई। आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। वारेन हेस्टिंग के समय में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 1784 ईस्वी तक लड़े गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलवाई की संधि जो कि 1782 से तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि मंगोल रोर की संधि जो कि 1784 ईस्वी के द्वारा ही समाप्त हुई। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लिए। इसी के समय अवधि में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। बनारस के राजा चैत्य सिंह को 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग जो द्वारा गिरफ्तार किया गया। नोट में यहाँ देख सकते हैं 1784 ईस्वी के पीटर्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में जब इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर बर्फ द्वारा महाभियोग लगाया गया, किंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। सर जॉन मैकफर्सन जो कि 1785 से 1786 ईस्वी को इसको एक अस्थायी गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1786 से 1793 और 1805 ईस्वी इसकी समय अवधि में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। कॉर्नवालिस ने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को खत्म कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल हेतु और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। 1 बिहार के लिए क्या हुआ, तो नियुक्त किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नवालिस द्वारा जो कि 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया, जो शक्तियों के
जो शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित थी। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकारी प्राप्त जिम्मेदारों को इस अधिकार से मुक्त कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। हर जिलों में एक पुलिस थाने की स्थापना कर उसमें एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। भारतीयों को सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंशीफ, सदर आमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद प्रदान नहीं किया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि 1792 ईस्वी में कर्नल अलेक्जेंडर रीड ने विकसित की तथा 1820 ईस्वी में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर जो कि टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की। इस भू राजस्व व्यवस्था के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंपे गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू कर कितना में तो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू कर इसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा 10% अपने पास रखना था। 1793 में जिम्मेदारी प्रणाली लागू हुई। 1793 में जिम्मेदारी प्रणाली लागू हुई। जॉन शो द्वारा अस्थाई बंदोबस्त की योजना बनाई गई। किसके द्वारा? तो जॉन शोर के द्वारा। इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में भी लागू की गई। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र होते थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। 1870 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सर जॉन शोर जो कि 1793 से 98 ईस्वी, इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। लॉर्ड वेल्जली जो कि 1798 से 1805 ईस्वी में वेल्जली द्वारा सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत की गई। हालांकि भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेल्जली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लॉर्ड वेल्जली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। जो लॉर्ड वेल्जली था, जो वो स्वयं क्या कहता था? बंगाल का तो शेर कहता था। सहायक संधि करने वाले राज्य में हैदराबाद जो कि 1798 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी और तंजौर जो अक्टूबर जो कि 1799 ईस्वी, अवध जो कि 1801 ईस्वी और पेशवा दिसंबर जो कि 1801 ईस्वी, बरार और एवं भोसले दिसंबर जो कि 1803 ईस्वी और सिंधिया जो कि 1804 ईस्वी तथा अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य में जोधपुर, जयपुर, मंछिड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। 1818 ईस्वी में होलकर राजवंश ने ब्रिटिश के साथ मंदसूर की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसी दौरान टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में मारा गया। इसी दौरान टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में कब मारा गया? तो 1799 ईस्वी में मारा गया। इसको आप नोट कर लीजिएगा, मार दिया गया था। लॉर्ड वेल्जली द्वारा ही कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए युवकों को प्रशिक्षित करने हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि 1800 ईस्वी की स्थापना की
कितना तो 1800, किंतु ज़्यादा व्ययशील होने के कारण इसे बंद कर दिया गया। नोट में देख सकते हैं, हालांकि प्रशिक्षण के महत्व को समझते हुए 1806 ईस्वी में ब्रिटेन में हैलीबरी ईस्ट कॉलेज में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षण को आरंभ किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस की दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में 1805 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कब? तो 1805 ईस्वी में। सर जॉर्ज वाले, जो कि 1805 और 1807 ईस्वी में स्वतंत्रता की नीति, इनके काल की एक महत्वपूर्ण घटना, जो कि 1806 ईस्वी में वेल्लोर में घटित सिपाही विद्रोह थी। लॉर्ड मिंटो प्रथम, जो कि 1807 से 1813 ईस्वी, इनकी समय अवधि रणजीत सिंह और अंग्रेज के मध्य 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉफ और संपन्न हुई। इसी दौरान चार्टर एक्ट, जो कि 1813 ईस्वी भी पास हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग, जो कि 1813 से 1823 ईस्वी तक स्वतंत्रता की नीति, इनके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध, जो कि 1814 से 16 ईस्वी में हुआ। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर होना पड़ा तथा मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के मध्य संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध का क्या हुआ? तो अंत हो गया। इसके समय में पिंडरियों का अंत कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में शामिल वासिल मोहम्मद चितू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इन्होंने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया, प्रेस के मार्गदर्शन हेतु नियम बनाए। इसी को समय अवधि में 1822 ईस्वी का टेंसनी एक्ट का काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। हल्ट मैकेजी और रॉबर्ट मैट्रिस जो बोर्ड द्वारा 1822 ईस्वी में महालवाड़ी प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके जन्मदाता मैकेंजी थे, जो कि 1833 में मार्टिन वुड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अच्छे रूप में माने सामने आई। इसमें सरकार ने राजस्व के लिए किसानों से सीधा संपर्क न करके गांव जागीर के मुखिया या लंबरदार किसानों को राजस्व वसूली का आधार बनाया। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए रंजियों तथा मानचित्रों का प्रयोग किया गया। पहले यह उत्पादन का 2/3 या बाद में घटाकर 50% कर दिया गया। लॉर्ड एम हॉस्ट, जो कि 1823 से 1828 ईस्वी में, इसके समय में ही प्रथम आंग्ल वर्म युद्ध, जो कि 1824 से 1826 ईस्वी में लड़ा गया। 1826 ईस्वी में एवं अंग्रेजों के मध्य यानडू की संधि समापन हुई। इस संधि के मध्य से अंग्रेजों ने असम को हड़पा और 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी समय अवधि में हुआ। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्टन था। इसका प्रकाशन 1826 ईस्वी में कलकत्ता में एक साप्ताहिक पत्र के रूप में जुगल किशोर शुक्ल ने किया। ये पूछ सकता है कि कौन किया था हिंदी समाचार पत्र का, तो ये जुगल किशोर शुक्ल ने किया। विलियम बेंटिक, जो कि 1828 से 1835 ईस्वी में, 1803 में विलियम बेंटिक मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह लगाने एवं कानों में बालियां नहीं पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के मध्य से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
कब, तो देख सकते हैं 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के मध्य से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है सभी एग्जाम में, आप इसको याद कर लीजिएगा। इस तरह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ। राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर, कौन किया था, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंक ने, जो कि 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत VVI है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर, ये बार बार क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। इसके विरुद्ध कानून बनाया गया। इस कानून के की धारा जो कि 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने के अवैध घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, द्वारा क्या है, तो अवैध घोषित कर दिया। नोट में यहाँ अकबर या मराठा पेशवाओं द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी किया था। बेंटिंक ने कर्नल सलीमन की मदद से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठग देवी काली की पूजा करते थे, ठग देवी काली की पूजा करते थे। कौन, तो ठग। सन 1835 ईस्वी में बेंटिंक द्वारा कलकत्ता में कोलकाता मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया। कब, तो 1835 में कलकत्ता में क्या हुआ, तो मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। इसी समय अवधि में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजों को शिक्षा का मध्य बनाया गया एवं मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण किया गया। बेंटिंक ने 1831 ईस्वी में मैसूर और 1834 में कुर्ग मध्य के चिर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उदारदायी पदों पर भी नियुक्त किया। इसके द्वारा शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। चार्ल्स मेटकॉफ, जो कि 1835 से 1836 में अपने 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान चार्ल्स ने प्रेस पर से नियंत्रण हटाया। इसी कारण इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसको आप लोग जरूर। लॉर्ड जो कि 1836 से 1842 ईस्वी में महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जो कि 1839 से 42 ईस्वी 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत का कार्य करवाया। इसकी समय अवधि में ब्रिटिश संसद ने भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति प्रदान की। लॉर्ड एलिन वरो, जो कि 1842 से 1844 ईस्वी के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त, जो कि 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। इनके कार्यकाल में दास प्रथा का उन्मूलन भी हुआ। इनके कार्यकाल में क्या हुआ, तो और 1843 के एक्ट में वाइफ के द्वारा सिंध का विलय हुआ। नोट में देख सकते रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी से हुई। यहाँ नोट कर लीजिएगा, जो रविवार की जो छुट्टी मिलती है वो 1843 में शुरुआत की गई। लॉर्ड हार्डिंग, जो कि 1844 से 1848 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1845 से 1846 ईस्वी ब्रिटिश विजयी हुए, नरबली प्रथा पर प्रतिबंधित। लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 से 1856 ईस्वी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1848 से 1849 ईस्वी महारानी विक्टोरिया को जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कैनूर भेज दिया गया। 1849 ईस्वी में पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हुआ। 1852 ईस्वी में लोअर बर्मन एवं पिंगू को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया गया। डलहौजी द्वारा सन 1850 ईस्वी में सिक्किम पर अधिकार कर अंग्रेजी राज्य में शामिल किया गया। इनाम कमीशन की स्थापना 1892 ईस्वी में डलहौजी द्वारा
की गई, जिसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। उन्हें क्या करना था? तो छीनना था। डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत दिया था कि इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य में राज्य विलय किए गए थे, जो सर्वप्रथम 1848 में ईस्वी में जैतपुर बुंदेलखंड और संबलपुर उड़ीसा, 1849 ईस्वी में बघाट हिमाचल प्रदेश, 1850 ईस्वी में उदयपुर और मध्य प्रदेश, 1852 ईस्वी में झांसी जो कि 1853 में नागपुर और 1854 ईस्वी में और नागपुर और 1856 में अवध में कित्तूर की महारानी चेन्नम्मा ने व्यापगमन के सिद्धांत के विरुद्ध 1827 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हड़प के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में डलहौजी द्वारा अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया गया। उस दौरान अवध का नवाब वजीद अली शाह था। इसने तोपखाने के मुख्यालय को कोलकाता से मेरठ 1856 ईस्वी में क्या किया? तो स्थानांतरित किया गया एवं शिमला में सेना का मुख्यालय स्थापित किया गया। कहाँ पे? तो शिमला में। डलहौजी ने 1854 ईस्वी की शिक्षा से संबंधित सुधारों में वुड डिस्पैच की लागू किया। इसके अनुसार प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा जिलों में एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल एवं 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए तथा एक एक शिक्षा निर्देशक प्रत्येक प्रदेश में नियुक्त किया गया। प्रत्येक प्रदेश में क्या हुआ? तो नियुक्त किया गया। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी जो थे उनको भारत में रेलवे का क्या माना जाता है? तो जनक माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके कार्यकाल में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर प्रथम रेलगाड़ी क्या हुई? तो चलाई गई। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट जो कि 1854 में क्या हुआ? तो पारित किया गया और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ। इन्होंने भारत में प्रथम बार सार्वजनिक निर्माण विभाग पृथक रूप से स्थापित किया। इन्होंने 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसके शासनकाल में कलकत्ता एवं आगरा के बीच 1853 ईस्वी में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत हुई। शिमला की ग्रीष्मकालीन राजधानी लॉर्ड डलहौजी ने बनाया। कौन बनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। इसी के कार्यकाल में 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मॉडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस लिया और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिस हेतु उम्र सीमा 1823 वर्ष रखी गई। नोट में यहाँ पे देख सकते हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर जो कि प्रथम भारतीय थे, जिन्होंने 1863 ईस्वी में ब्रिटेन में संपन्न हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफल प्राप्त की। 1922 में इलाहाबाद भारत और लंदन दोनों स्थानों पर एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा।
डलहौजी द्वारा नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। इनके समय पंजाब का विलय हुआ। इनके समय में पंजाब का क्या हो गया, तो विलय हो गया। लॉर्ड कैनिंग जो कि 1856 से 1862 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, जो कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। सबसे महत्वपूर्ण घटना जो कि 1857 ईस्वी की इसी विद्रोह के परिणाम स्वरूप प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारतीय शासन कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को अब समाप्त कर दिया गया। भारत में पहली सफल कॉटन मिल जो कि 1854 ईस्वी में मुंबई में कौशजी नानाभाई डावर द्वारा स्थापित की गई। उत्पादन 1856 ईस्वी में शुरू किया गया। 30 जून जो कि 1857 ईस्वी को चिन्हट का युद्ध मौलवी अहमदुल्ला शाह और हेनरी लॉरेंस के मध्य हुआ। परिणाम स्वरूप हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। क्या हो गई, तो मृत्यु हो गई। इनके शासन काल में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के तहत मुंबई, कलकत्ता एवं मद्रास में एक एक न्यायालय की स्थापना की गई। इसके शासन काल में हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम जो कि 1856 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से लागू किया गया। इनके कार्यकाल में 1857 ईस्वी में महालेखा परीक्षक का पद बनाया गया था, जो स्वतंत्रता के बाद भी नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कहलाया। बजट व्यवस्था का आरंभ हुआ। भारत शासन अधिनियम जो कि 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया। मैकाले के द्वारा पारुपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में एक कानून बना दिया गया। सन 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। इंडियन काउंसिल एक्ट जो कि 1861 में पारित किया गया एवं पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। 1859 में ईस्वी में कोलकाता के सिरसा में पहली जूट मिल लगाई गई। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। लॉर्ड एलिगन जो कि 1862 से 1863 ईस्वी में वहाबी आंदोलन का दमन जो कि 1863 ईस्वी में इनकी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हो गई। लॉर्ड लॉरेंस जो कि 1864 से 1869 ईस्वी में इनके शासन काल में 1865 में भूटान द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया गया। अफगानिस्तान के संबंध में इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसको शानदार निष्कर्षता के नाम से जाना जाता है। इनकी समय अवधि में उड़ीसा में 1866 ईस्वी और बुंदेलखंड एवं राजपूताना में जो कि 1868 1869 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। इनके द्वारा हेनरी कैंपबेल जो के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। भारत और यूरोप के मध्य प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा जो कि 1865 में लॉर्ड लॉरेंस द्वारा शुरू की गई। 1864 ईस्वी में ब्रिटिश भारत सरकार ने इंपीरियल वन विभाग की शुरुआत की और 1866 में जर्मन एवं वन अधिकारी डॉक्टर ड्रीटुच बेंडिस को वन महानिरीक्षण क्या किया गया, तो नियुक्त किया गया। लॉर्ड मेयो जो कि 1869 से 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना
की, जो कि लॉर्ड मेयो द्वारा सन 1872 ईस्वी में की गई। इन्होंने एक कृषि विभाग की स्थापना की। 1872 में ईस्वी में एक अफगान द्वारा 1872 में चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी गई। भारत में अंग्रेजों की समय अवधि में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो कि 1872 से 1876 ईस्वी में, इनकी समय अवधि में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को पदच्युत करके मद्रास भेजा गया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक द्वारा यह घोषणा की मेरा उद्देश्य करों को हटाना एवं अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों पर रोक लगाना है। पंजाब का प्रसिद्ध कुक्का आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। इनके कार्यकाल के दौरान स्वेज नहर की खुल जाने से भारत और ब्रिटिश के मध्य व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। लॉर्ड लिटन, जो कि 1876 से 1880 एक प्रसिद्ध साहित्यकार, उपन्यासकार एवं निबंध लेखक था। साहित्यकार जो कि इन्होंने ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। इसकी समय अवधि में मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा था। लिटन द्वारा रिचर्ड एस्टेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापित किया गया। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1877 ईस्वी को दिल्ली दरबार का क्या आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसकी समय अवधि में ही 1878 ईस्वी में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। लिटन द्वारा मार्च 1878 ईस्वी में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया। विशेषकर यह कानून राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश प्रतिबंधित करने हेतु लाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छिपती है तो सरकार उसके प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी आपत्ति जब्त कर सकती है। नोट में याद रख सकते हैं, पायनियर अखबार द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 का समर्थन किया। 1878 ईस्वी को लॉर्ड लिटन के समय में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके अंतर्गत शस्त्र रखने, व्यापार करने हेतु लाइसेंस की अनिवार्यता बना दिया गया। इन्होंने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु को घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। लॉर्ड लिटन द्वारा अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो फ्रेंच महाविद्यालय को स्थापित किया गया। लॉर्ड रिपन, जो कि 1880 से 1884 ईस्वी तक, रिपन द्वारा सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को दोबारा से बहाल करते हुए 1842 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया। इन्होंने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिए। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा की गई। इसकी समय अवधि में ही भारत में 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना संपन्न की गई। तब से लेकर अब तक हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। नोट में, भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। लॉर्ड रिपन द्वारा 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। रिपन की समय अवधि में शैक्षिक सुधारों के तहत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर आयोग गठित किया गया।
इसी दौरान यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई हेतु इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, किंतु यूरोपीय वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए विरोध को श्वेत विद्रोह का नाम दिया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत की उदारक की संज्ञा प्रदान की। लॉर्ड डॉफ्रिन, जो कि 1884 से 1888 ईस्वी के समस्त समय द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, जो कि 1885-88 हुए, एवं बर्मा को अंतिम रूप से ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। इसी दौरान बंगाल टेनेसी एक्ट, अवध टेनेसी एक्ट और पंजाब टेनेसी एक्ट भी पारित हुआ। 1886 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड डॉफ्रिन ने सर चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में निहित संगतियों को दूर करने के उद्देश्य हेतु एचिसन कमीशन का गठन हुआ। लॉर्ड डॉफ्रिन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, जो कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. होम के नेतृत्व में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डॉफ्रिन के समय में। तो ये कब था डेट? जो कि 28 दिसंबर 1885। आप इसको याद कर लीजिएगा। लॉर्ड लैंसडाउन, जो कि 1888 से 94 में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण इसी समय अवधि में हुआ और 1891 ईस्वी में द्वितीय कारखाना अधिनियम लाया गया। इसके अंतर्गत स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से ज़्यादा कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था भी की गई। लॉर्ड एलिगन द्वितीय, जो कि 1894 से 1899 भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एलिगन द्वितीय का ही था। 1895 में और 1898 ईस्वी के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़े थे। कब? तो 1895-98 के बीच। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में। 1897 में ब्रिटिश सेना और अफगानों के मध्य पुख्तूनख्वा और पाकिस्तान में सारागढ़ी का युद्ध हुआ। लॉर्ड कर्जन, जो कि 1899 से 1905 ईस्वी 1901 में सर कलिन स्कॉट मनकिर्फ की अध्यक्षता में कर्जन द्वारा एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। 1902 में ईस्वी में सर फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग और सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग स्थापित किया गया। इनके कार्यकाल के दौरान 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। इन्होंने सर मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठित किया। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु एक कॉलेज क्वेटा में को स्थापित किया। प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम, जो कि 1904 ईस्वी के तहत कर्जन ने भारत में प्रथम बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की तरफ ध्यान दिया। इस कार्य हेतु कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना की। इसी की समय अवधि के दौरान कलकत्ता में एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया। कर्जन का भारत विरोधी कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जो कि 1905-1910 ईस्वी, इसकी समय अवधि में आंग्ल खां और सलीम खां उल खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल में हुआ था। 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता राज बिहारी बोस
ने की थी। इसके शासनकाल में सन 1907 ईस्वी आंग्ल रूसी प्रतिनिधि मंडलों में की बैठक संपन्न हुए। इन्हीं के कार्यकाल में मुसलमानों हेतु का एक अलग निर्वाचन व्यवस्था पार्लियामेंट सुधार अधिनियम जो कि 1909 ईस्वी के द्वारा की गई थी। यहाँ पे लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय जो कि 1910 से 1916 ईस्वी के समय में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भारत दौरे पर आए, जो कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जहां पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। यहाँ आप देख लीजिएगा, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कब? तो 1912 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। लॉर्ड हॉर्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को भारत दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड को अंजाम देने के कारण भाई वल्लभकुंद बिश्वा की फांसी की सजा दी गई। पहला दिल्ली दरबार जो कि 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय, दूसरा दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में लॉर्ड हॉर्डिंग के समय हुआ था। इसी के समय अवधि में 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। इन्हीं के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल और गिरीश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप का प्रकाशन किया गया। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हॉर्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय VSU का कुल अधिपति बनाया गया था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो कि 1916 से 1921 ईस्वी, इनके कार्यकाल में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 ईस्वी में पुनः कांग्रेस का एकीकरण हुआ और साथ ही मुस्लिम लीग के साथ समझौता भी हुआ। 1918 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा चैम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इन्हीं की समय अवधि में 1916 ईस्वी में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में शिक्षा पर स्टैंडर्ड आयोग जो कि 1917 ईस्वी गठन किया गया। इसी की समय अवधि में 1919 में रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ। इसी के कार्यकाल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ था। तो ये देख सकते हैं आप आधुनिक भारत कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप बिना आधुनिक भारत पढ़े अगर आप किसी एग्ज़ाम को देते हैं तो ये आप सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा। इसीलिए आधुनिक भारत को पूरा पढ़िए और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी इसी के समय प्रारंभ हुआ था। द्वितीय अफगान युद्ध इसी के दौरान हुआ। 1920 ईस्वी में MN राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI को गठित किया गया। लॉर्ड रीडिंग जो कि 1921 से 1926 ईस्वी, इनके कार्यकाल में ही 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एवं बाद में महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया। कौन सी? तो स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया। 1923 ईस्वी के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। इसके काल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा पर आए। इस दिन संपूर्ण भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। इनके शासन काल के दौरान 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ।
भारत में 1922 ईस्वी से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा ICS की शुरुआत हुई। 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा कार्य करना आरंभ किया गया। इन्हीं के कार्यकाल 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। लॉर्ड इरविन जो कि 1926-1931 ईस्वी इन्हीं की समय अवधि में फरवरी 1928 ईस्वी साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। इसी के समय 1929 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका गया। इसी के समय अवधि में लाहौर जेल में जीतन दास द्वारा 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल आरंभ की एवं भूख हड़ताल में 64वें दिन 13 दिसंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा ज़रूर। भूख हड़ताल का कारण क्या था? तो भारतीय और अंग्रेजों कैदियों के मध्य व्यवहार में किए जाने वाले भेदभाव था। इन्हीं की समय अवधि में 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित कर 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया एवं 25 जनवरी 1931 ईस्वी को वायसराय इरविन द्वारा इन्हें बिना कोई शर्त के रिहा कर दिया गया। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर एवं साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। इन्हीं की समय अवधि में 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस द्वारा भाग नहीं लिया। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। अंडोक समिति जो कि 1929 ईस्वी में शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित थी। 1930 ईस्वी में मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता में इलाहाबाद में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें उत्तर पश्चिमी भारत को मुस्लिम राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। लॉर्ड वेलिंगटन जो कि 1931 से 1936 ईस्वी के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक संपन्न हुआ। इसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया और प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के उपरांत में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः प्रारंभ किया गया। इनके कार्यकाल में जे मैकडोनल्ड जो कि 16 अगस्त 1932 ईस्वी को विवाद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। इनके द्वारा दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर इन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया तथा दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। गांधी जी इससे बहुत दुखी हुए एवं उन्होंने इसे हटाने हेतु आमरण उपवास आरंभ किया। अंत में पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ। इसमें दलित वर्गों हेतु साधारण वर्गों से भी सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ जो कि 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। 1934 ईस्वी में बिहार में भयंकर भूकंप आया। 1934 ईस्वी में बिहार में भयंकर भूकंप आया था 1934 में, आप इसको याद कर लीजिएगा। इन्हीं के समय में भारत सरकार अधिनियम जो कि 1935 पारित किया गया। इन्होंने कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन जो कि 1915 में भाग लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा द्वारा की गई थी। लॉर्ड लिंथिंगो जो कि 1836 से 1943 ईस्वी के इनके कार्यकाल में 1943 ईस्वी में
बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। इन्होंने सेना को भूख से पीड़ित बंगालियों को राहत सामग्री वितरण करने का आदेश दिया था। इनके शासनकाल के दौरान पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों और एक बम्बे, दूसरा मद्रास, तीसरा बिहार, चौथा संयुक्त प्रांत और पांचवा मध्य प्रांत, छठा उड़ीसा और 7वां उत्तर प्रदेश सीमांत और 8वां असम में अपनी सरकारें बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ था। बंगाल, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं हासिल हुआ। इनके शासनकाल के दौरान 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से पूछे बिना भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और ना कोई भाई ना कोई पाई का नारा दिया तथा कांग्रेस द्वारा संसदीय प्रांतों के सभी मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। लिंग के लाहौर अधिवेशन, जो कि 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। अगस्त प्रस्तावना, जो कि 18 अगस्त 1940 को अंग्रेज द्वारा लाया गया। क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 ईस्वी में भारत आया। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया। लॉर्ड वेवल 1944-1947 में वेवल के समय में शिमला सम्मेलन, जो कि 1945 ईस्वी में संपन्न हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, फैथिक लॉरेंस एवं एबी अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एंट्री लेबर पार्टी द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक पुरुष सत्ता भारतीयों के हाथ में दे दी जाएगी। लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी 24 मार्च 1947 ईस्वी को सत्ता हस्तांतरण हेतु भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित की गई। इसमें भारत विभाजन शामिल था। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को इटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया, जिसको 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत एवं पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई थी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्रता हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। नोट में यहाँ देख सकते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।